संयम शक्ति अर्थात समर्थता। पृथ्वी पर प्रकृति का विकास व विनाश लीलाओं का क्रम अनवरत चलता रहा है। पृथ्वी अपने इर्द गिर्द वायुमंडल का एक कवच पहने हुए है। उसके 3 आवरण हैं। प्रत्येक से पृथ्वी को, इसके प्राणियों को तथा पदार्थों को बहुत कुछ मिलता है, किंतु यह भी एक कटु सत्य है कि उसी के कारण अपनी दुनिया को विनाश का कष्ट भी कम नहीं भुगतना पड़ता। हम सभी मनुष्य वातावरण के अदृश्य सागर के तले निवास करते हैं। प्रायः 99% वातावरण का भार 5 अरब टन है और वह सिर्फ ऊपर के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में सिमटा है। इस सघनता डेंसिटी का लाभ यह है कि वह अंतरिक्षीय किरणों, उल्कापातों आदि के घातक प्रभावों से पृथ्वी के जीवन की रक्षा करता है। साथ ही प्राणवायु, जल, रसायन आदि देता है। तापमान को नियंत्रित रखता है। इस तरह यह घनीभूत वातावरण अपनी पृथ्वी के लिए हम सब प्राणियों के लिए एक रक्षा कवच का काम करता है। इस वातावरण में तनिक सी भी उथल पुथल पृथ्वी तल पर भयंकर चक्रवातों, प्रलयंकर तूफानों और विक्षुब्ध विनाश लीला का कारण बनती है। सागर की विशाल जलराशि भी निरंतर उफनती रहती है। धरती के ऊपर का वातावरण भी सदा धधकता रहता है। अभी तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बन पाया है जो वातावरण की गहराई नाप सके और तथ्यों का सही एवं समग्र पता लगा सके। धरती की छाती में तो विशाल ज्वालामुखी का अविराम हाहाकार दबा ही रहता है। भीतर चल रही उथल पुथल कभी कभी आकस्मिक विस्फोटों के रूप में अभिव्यक्त होती है। यद्यपि कोई भी विस्फोट वस्तुतः आकस्मिक नहीं होता, वह एक क्रमिक प्रक्रिया की ही अनिवार्य परिणति होता है। सृष्टि के आरंभ से ही प्राकृतिक परिवर्तन होते रहते हैं। मानव जाति के इतिहास में ऐसे तीव्र परिवर्तनों से सदा नए मोड़ आते हैं। इस परिवर्तन के स्वरूप बहुत तरह से होते हैं। सौर मंडल की गतिविधियों की एक दूसरे ग्रह पर भी पारस्परिक प्रतिक्रिया होती है व प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखियों के विस्फोट, तूफान, भूकंप, ऊपरी वातावरण, विषमता से उत्पन्न हलचलें अथवा सौरमंडल की कोई भी असामान्य गतिविधि ऐसे तीव्र परिवर्तनों का कारण बन जाती है। अंतरिक्ष में आवारागर्दी करने वाली उल्काएं भी अपनी दुस्साहसिकता के कारण स्वयं को तो क्षति पहुंचाती ही हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों को भी उथल पुथल से भर देती हैं। इन उद्दंड उल्काओं की आवारागर्दी की गाथाएं दुनिया भर के पौराणिक साहित्य में रोचक ढंग से वर्णित की गई हैं। वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य पर जो हर 11वें वर्ष कुछ धब्बे से बन जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, उनका कारण सौरमंडल के ग्रहों की गतिविधियां ही हैं। स्पष्ट है कि सौरमंडलीय ग्रहों की प्रत्येक गतिविधि का सूर्य पर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह सूर्य की हर गतिविधि से सौरमंडलीय ग्रह प्रभावित होते हैं, सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी की ही भांति अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। इस परिभ्रमण काल में जो अगणित प्रकार की उथल पुथल होती है, उससे पृथ्वी सहित सभी ग्रह उपग्रह प्रभावित होते हैं। ऐसी उथल पुथल की स्मृतियां मानवीय इतिहास में सुरक्षित हैं। पुराण कथाओं में इनका रोचक वर्णन मिलता है। मात्र शुद्ध ग्रहों, नक्षत्रों के टकराने अथवा सूर्य या किसी बड़े नक्षत्र में व्यापक परिवर्तन होने, उथल पुथल मचने से ही धरती में जल प्लावन आदि की घटनाएं नहीं घटती, बल्कि धरती के भीतर की हलचलें और उसके सिकुड़ने फैलने की विभिन्न प्रक्रियाएं भी जल प्रलय आदि के दृश्य उपस्थित करती हैं। सभी जानते हैं कि कभी भूमंडल के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। ग्रहों की हलचलों और आकुंचन प्रसार की प्रक्रियाओं से वे एक दूसरे से दूर हटते गए। हिमालय अभी भी लगातार उत्तर की ओर खिसक रहा है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि 5 करोड़ वर्ष बाद संपूर्ण उत्तरी भारत का अधिकांश इलाका हिमालय के पेट में समा जाएगा। इसी तरह सन 1966 ईस्वी में मॉस्को में संपन्न द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में
प्रोफेसर डॉक्टर ब्रूस सी हिजेन और डॉक्टर नील यू डाइक ने घोषणा की थी कि आज से लगभग 2032 वर्ष बाद पृथ्वी के चुंबकीय बल क्षेत्र अपना स्थान बदल लेंगे। साथ ही पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति घटेगी। इसमें मनुष्यों का आकार व जीवन भी प्रभावित होता है। वृक्ष, वनस्पति, कीट पतंग आदि पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। प्रशांत महासागर की तलहटी से निकाली गई मिट्टी और रेडियो सक्रियता एवं लारिया नामक एक कोशीय जीव में हो रहे क्रमिक परिवर्तन से पता चलता है कि सन 4000 तक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जिसमें ध्रुवों का स्थान परिवर्तित होगा। परिणाम स्वरूप धरती में खंड प्रलय की स्थिति हो जाएगी। बर्फीले तूफान चारों ओर उठेंगे। धरती में बेहद गर्मी और बेहद ठंडक की स्थितियां पैदा होंगी। समुद्र तल भी लगातार ऊपर उठ रहा है। इसका भी परिणाम अवश्यंभावी है। ऐसे ही विशिष्ट प्राकृतिक उथल पुथल अतीत में जल प्रलय जैसी घटनाओं का कारण बनती रही है। एक ओर ये विनाशकारी घटनाएं होती हैं, दूसरी ओर उत्पादन और अभिवृद्धि का उपक्रम देखकर भी आश्चर्यचकित रहना पड़ता है। वनस्पति के सहारे ही जीवधारियों का आहार निर्वाह होता है। उसका खर्च जितना है उसे देखते हुए उत्पादन की मात्रा कम नहीं वरन बड़ी ही है। खाने वाले प्राणी और ग्रीष्म जैसी नष्ट कर सकने वाली परिस्थितियों का सामना करते रहने पर भी वन संपदा और वनस्पति की सुषमा पृथ्वी पर छाई रहती है। रीतिमा के लिए प्रस्तुत सभी चुनौतियां अंततः निरस्त ही होती रहती हैं। अपनी धरती की हरियाली में घटबढ़ होती है पर उसका कभी भी अंत नहीं होता। तनिक सी दिखने वाली भिनभिनाती मक्खी एक ही ग्रीष्म ऋतु में 40,000 संतानें पैदा कर सकती है। यदि उसकी आकस्मिक मृत्यु ना हो जाए, इन 40,000 मक्खियों की 3 पीढ़ी में उत्पन्न संतानों को एक कतार में रखा जाए तो पृथ्वी से सूरज तक की दूरी से कई गुनी लंबी कतार बन जाए। एक परिपक्व पोस्त में 3000 बीज होते हैं। यदि हर बीज से पौधा उगने दिया जाए और फिर उनमें से हर पौधे में कम से कम एक पोस्त लगने पर फिर उनमें से हर एक के 3000 बीजों का उपयोग भी पौधे ही पैदा करने के लिए किया जाए तो इस क्रम में 50 वर्षों में एक ही वृक्ष के वंश विकास द्वारा पृथ्वी ढक सकती है। प्रकृति की गतिविधियों का जितना ही अधिक निरीक्षण विश्लेषण किया जाए तो यही ज्ञात होता चलेगा कि वह अत्यंत दयामयी व कुशल है, किंतु इस दया में आवश्यक उग्रता व रौद्र रूप भी सम्मिलित है। वस्तुतः संतुलन ही प्रकृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सार्वभौम अंतः सूत्र है। संतुलन की यह प्रवृत्ति हमें विभिन्न पशु पक्षियों की प्राकृतिक संरचना में भी दिखाई पड़ती है। उचित है कि मनुष्य अपनी काम वासना को भी नियंत्रित करे, अन्यथा इसके कारण परिवार बढ़ने से लेकर जनसंख्या वृद्धि तक के संकट तो उत्पन्न हो ही सकते हैं। व्यक्तिगत रूप में भी स्वास्थ्य की बर्बादी और कमजोर, अपाहिज, लुंज पुंज जीवन के अलावा कोई अच्छा परिणाम संभव नहीं। प्रकृति आखिर किसी प्रकार तो अपना संतुलन बनाएगी ही। उसका अपना जो धर्म है उसका पालन वह दृढ़ता पूर्वक करके ही रहेगी। पेड़ पौधे भी संयमी। यह कितने खेद की बात है कि जिस मनुष्य को अपना जीवन पुण्य और परमार्थ की साधना में व्यतीत करना चाहिए था वह निकृष्ट और हे जिंदगी जीता है, जबकि निकृष्ट कहे जाने वाले पेड़ पौधों के आचरण बड़े प्रेरक और प्रकाश देने वाले होते हैं। मनुष्य चाहे तो इन तुच्छ जीवों से भी बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं ग्रहण कर सकता है। वनस्पति शास्त्र का एक सिद्धांत है हेरिडिटी कैरेक्टर, वंशानुसंक्रमण। जो बीज बोया जाता है पेरेंट सीड्स, उसके गुण पैदा होने वाले बीजों डॉटर सीड्स में ज्यों के त्यों आ जाते हैं। उदाहरण के लिए मटर के एक बीज में बीमारी के कुछ कीटाणु थे, उसे बो दिया। अब उस मटर की पौध में जितनी भी फलियां लगेंगी उन सब में उस बीमारी के लक्षण सिम्टम्स विद्यमान होंगे। जब तक बीज के इस वंश जनरेशन को चलता रहने दिया जाता है बीमारी के सिम्टम्स अंत तक बने रहते हैं।
इससे यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य की जनरेशन कमजोर और निकम्मी ना रहने पाए, इसके लिए मनुष्य अपने स्वास्थ्य, शरीर, चरित्र और भावनाओं का निर्माण करे। मानसिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृढ़ता वाले मनुष्य इस तरह की संतानें ही पैदा करते हैं। रोगी, आलसी, अपाहिज तो बिना किए भावी पीढ़ी को रोगी बनाने का पाप लेकर मर जाते हैं। आजकल पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता से प्रभावित लोग यौन सदाचार का पालन करते हुए हिचकिचाते हैं और तर्क प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति से ही प्रेरणाएं ली हैं, फिर प्रकृति के अनुसार आचरण करने में हानि क्या है। कुत्ते, बकरे, भेड़ें, बैल और दूसरे पशुओं में कामाचार की मर्यादाएं अपने परिवार तक में लागू नहीं होती, इसलिए मनुष्य भी वैसा ही करता है तो वह कोई पाप नहीं। पहले विवाह संबंध दूर किए जाते थे, अब समीपवर्ती वातावरण में ही विवाह करने की परंपरा चल पड़ी। पेड़ पौधे ये बताते हैं कि यदि मनुष्य ने ऐसा किया तो उससे पीढ़ियां कमजोर होंगी। दो अलग अलग श्रेणी के बीज लेकर संयोजन, क्रॉस ब्रीडिंग से उत्पन्न हुए बीज, सीड्स बहुत बलवान होते हैं, जबकि एक ही वृक्ष के फूल के स्त्री केसर और उसी फूल के पुंकेसर में स्वयं सेचन की क्रिया से जो बीज पैदा होता है वह बिल्कुल कमजोर होता है। यदि प्रकृति का यह नियम रहा होता कि निकटवर्ती परिवार में यौन सदाचार का पालन ना किया जाए तो पेड़ पौधों का यह आदर्श और उदाहरण सामने ना आता। पराग, पॉलन ग्रेन एक प्रकार के पीले कण हैं जो फूल के पुंकेसर होते हैं। जब पराग कण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचता है उसे परागण कहते हैं। परागण की क्रिया में स्वयं सेचन सरल है। एक ही फूल के पुंकेसर का पराग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक आसानी से पहुंच जाता है। यह क्रिया पराग झड़ना, पॉलिनेशन कहलाती है। क्रॉस ब्रीडिंग में दूरी और मेलजोल की परेशानी होती है, इस तरह का तर्क किया जा सकता है, किंतु भगवान ने विकास की सुविधाओं से किसी को वंचित नहीं रखा। भौरें, तितलियां और मधुमक्खियां पराग का दूध चूसते हुए एक फूल पर बैठते हैं। रस तो वे चूस लेते हैं, पर इतने स्वार्थी नहीं कि केवल अपना ही काम करके चल देते हों। वे अपने पैरों में पराग के कण चिपका लेते हैं और फिर वहां से उड़कर दूर किसी मादा फूल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा में जा बैठते हैं और नर मादा फूलों का दूरवर्ती संबंध हो जाता है। इस तरह क्रॉस ब्रीडिंग से उत्पन्न हुए बीज बड़े बलवान होते हैं। इसी प्रकार यदि बीज पक चुका है तो ही उसके डॉटर बीज अच्छे वाले होंगे। इससे मनुष्य को एक संदेश मिलता है कि वह गृहस्थाश्रम पूर्ण और परिपक्व अवस्था के बाद ही आरंभ करे। भारतीय संस्कृति में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य और विद्या अध्ययन की अनिवार्यता थी। उससे बच्चों के शरीर ही नहीं, मन और बुद्धि भी पर्याप्त परिपक्व हो जाते थे, इसलिए उनका गृहस्थ भी सुखी होता था। आज जबकि छोटे छोटे बच्चों के विवाह कर दिए जाते हैं या रिलेशनशिप बन जाते हैं, तब क्या यह आशा की जा सकती है कि आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी? पीढ़ियां समर्थ और शक्तिशाली तभी होंगी जब कामाचार में परिपक्वता, चारित्रिक दृढ़ता का पालन किया जाएगा।